हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर। आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का लेक्चर 17। इससे पहले हम लेक्चर 16 देख चुके हैं और 16 में लेक्चर में हम लोगों ने ऑथर्स और बुक देखी थी। जाना था कि दयानंद सरस्वती ने कौन सी बुक लिखी है, राजा राम मोहन रॉय की कौन सी बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक है, या महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कौन सी है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी उन्होंने बुक लिखी है, या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है। और काफ़ी फेमस बुक देखी थी। या हम लोगों ने ये जाना था कि जो ऐतिहासिक बुक हैं जैसे कि हिस्टोरिकल हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, तो ये किसने लिखी, या हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी, या हर्षचरित किसने लिखा, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन जनरली आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में पैटर्न यह रहता है कि जनरली एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन नारे से पूछ लिया जाता है कि एकला चलो रे नारा किसने दिया, कर मत दो नारा किसने दिया। तो ये आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिनमें बीए बीएड और बीए एलएलबी के लिए हेल्पफुल है। बाकी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है अगर उनके सिलेबस में ये है तो। बाकी बीए बीएड और बीए एलएलबी वालों के लिए यह और एलएलबी और बीए एलएलबी के लिए भी काफ़ी यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस को देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसमें इस वीडियो में जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग नारे तो देखेंगे, जैसे कि बैक टू द वेदास किसने कहा, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन भी करेंगे और कुछ हिस्ट्री भी देखेंगे। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। सबसे पहले है भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया। बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो, इसी का हिंदी मतलब है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, यह भी पूछा जाता है। या एकला चलो रे का नारा किसने दिया, या कर मत दो का नारा किसने दिया। ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, यह पूछे जाते हैं और हमें यह जानना जरूरी है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में भी कभी कोई पूछ लेता है तो हमको पता रहना चाहिए। तो भारत भारतीयों के लिए और बैक टू द वेदास और वेदों की ओर लौटो, ये तीनों नारे एक ही व्यक्ति ने दिए हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, और वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारे दिए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, वो इन्होंने ही लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने ही नारा दिया था बैक टू द वेदास, मतलब वेदों का अध्ययन करो, वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए और बैक टू द वेदास और वेदों की ओर लौटो। तो क्या क्या कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। उन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए, इंडियाज फॉर द इंडियंस, इंग्लिश में भी आ सकता है, और बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो, तो ये उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है एकला चलो रे। एकला चलो रे किन्होंने कहा था, तो ये गुरुदेव ने कहा था। गुरुदेव मतलब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आता है कि एकला चलो रे का नारा किसने दिया था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि भी लिखी है और इनका संबंध शांति निकेतन से भी है। क्वेश्चन आता है शांति निकेतन से किनका संबंध है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन से संबंध है। एकला चलो रे इन्होंने नारा दिया। और इनसे रिलेटेड एक और बात है कि इन्होंने बांग्लादेश का शायद वो राष्ट्रगान भी लिखा है, दो देशों का इन्होंने लिखा, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी लिखा है, तो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है कर मत दो। कर मत दो, यह नारा काफ़ी फेमस हुआ था कि कर मत दो का मतलब है टैक्स मत दो, टैक्स नहीं पे करो। ये किस लिए, क्योंकि ब्रिटिश तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कर ले रहे थे किसानों से, तो या जिनसे भी, तो उन्होंने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो सरदार है ये उपाधि है, और ये बारदौली की महिलाओं ने उन्हें उपाधि दी थी। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है उपाधियों से भी रिलेटेड कि किसने किसको कौन उपाधि दी, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को शायद महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी गुरुदेव उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार है उपाधि है बारदौली की महिलाओं ने दी थी। कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत भारतीयों के लिए बैक टू द वेदास
भारत भारतीयों के लिए, बैक टू द वेदास और वेदों की ओर लौटो। ये तीनों नारे हैं, वेदों की ओर लौटो, ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। और सत्यार्थ प्रकाशिक पुस्तक है, वो भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है एकला चलो रे। एकला चलो रे का नारा दिया था, फेमस नारा हुआ था, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा और जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है। नेक्स्ट है कर मत दो, यह नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा लौह पुरुष किन्हें कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये नारा किसने दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, एक नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, किसने दिया? नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, एक ये है। नेक्स्ट है करो या मरो, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो क्वेश्चन आता है करो या मरो या अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद और दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है कर मत दो हो गया है, तो मुझे करो या मरो, एकला चलो रे, सारे जहां से अच्छा, हाँ तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये नारा किसने दिया? एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, सबसे फेमस है यह है। नेक्स्ट है करो या मरो, मतलब इसका इंग्लिश में मतलब होता है डू और डाई। डू और डाई किसने दिया? डू और डाई, यहाँ पर और कर लीजिए डू और डाई। और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये एक ही पर्सन या व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है जय हिंद, जय हिंद दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये तीनों नारे एक ही व्यक्ति ने दिए हैं, जय हिंद दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबसे पहले है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये नारा किसने दिया? फेमस नारा है, ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, तो ये नारा दिया था। नेक्स्ट है एक और मैं आपको बताना भूल गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा कि किसने दिया। हाँ तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये नारा किसने दिया? ये और भी है, लेकिन हेडिंग ऐसी पूछी जाती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का जो नारा है वो किसने दिया? तो वो दिया है मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इंग्लिश में यह भी आ सकता है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल बाल पाल में से एक ने दिया था, लाल बाल पाल थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और इनमें जो बाल थे मतलब बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल,
और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और इनमें अरविंद घोष को भी जोड़ दिया जाए तो 4 ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि मॉडरेट लीडर कौन कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब एक प्रकार से मॉडरेट लीडर में आते हैं। नेक्स्ट है करो या मरो, मतलब डू और डाई और अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो किसने दिया, डू और डाई किसने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने दिया। तो ये तीनों नारे दिए हैं महात्मा गांधी ने, MK गांधी। राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो ये किसने दिया था, राष्ट्रपिता की उन्हें यह उपाधि दी थी, तो ये दिया था, टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। तो करो या मरो मतलब डू और डाई, करो या मरो। ये नारा उन्होंने कब दिया यह भी पूछा जाता है। ये उन्होंने दिया था 1942 में। 1942 में क्या था, 1942 में था क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में ही उन्होंने कह दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, या क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, ऑप्शन में दे देंगे 1940, 1941, 1942 या 1943। तो 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था क्योंकि भारत छोड़ो। तो करो या मरो उन्होंने कहा था इसी आंदोलन में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों अब तुम भारत छोड़ो। और उन्होंने यह भी कहा था कि आज स्वतंत्रता या आज़ादी से कम अब मैं कुछ नहीं लूंगा, ये भी उन्होंने कह दिया था। तो करो या मरो, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा, महात्मा गांधी ने। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। और जब जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। शायद साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे, तो इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है एंट्रेंस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद किसका है, तो जय हिंद क्वेश्चन आता है किसने दिया ये नारा, दिल्ली चलो किसने दिया, और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारे एक ही व्यक्ति ने दिए हैं, वो हैं सुभाष चंद्र बोस। मैंने नेताजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है नेताजी किसे कहा जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, और ये शायद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी नेताजी की, बाकी आप चेक कर लीजिए। तो जय हिंद किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बाकी आगे और भी है, जैसे कि देखना है जोर कितना बाजू कातल में, खैर वो बात की बात है। तो क्वेश्चन यही आएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इतना आएगा टाइटल। किसने दिया, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है, पूछा जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल आप लोग लिख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया। सबसे पहले है, रिवीजन करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो ये किसने कहा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। नेक्स्ट है डू और डाई किसने दिया, ये महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो किसने दिया, करो या मरो महात्मा गांधी ने नारा दिया। नेक्स्ट अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा फेमस हुआ था, महात्मा गांधी ने दिया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, उसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, 1942 में हुआ। नेक्स्ट जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने फेमस पंक्ति या नारा दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। नेक्स्ट है अभिनव भारत की स्थापना किसने की, अभिनव भारत। उसके बाद है गदर पार्टी, उसके बाद है सत्य शोधक समाज,
सत्य शोधक समाज, उसके बाद है नौजवान सभा, नौजवान सभा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, या नौजवान सभा की स्थापना किसने की। उसके बाद है हरिजन संघ की स्थापना किसने की। और ये हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग काफ़ी देख चुके हैं, जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, और जो ब्रह्म समाज है, आर्य समाज, ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनों में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सबसे पहले है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, नौजवान सभा की स्थापना किसने की, हरिजन संघ की स्थापना किसने की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो ये महत्वपूर्ण है। तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने, वी.डी. सावरकर ने। और ये क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब इसका कारण यह है कि जो अभिनव भारत है या जो वी.डी. सावरकर थे, ये 2020 में भी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी ये करंट इवेंट्स में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है इस साल। तो खैर वो पॉलिटिकल रीजन हो या कोई और हो, तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें तो पढ़ना है। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो वी.डी. सावरकर ने की। ये की थी इन्होंने शायद 1904 के आसपास। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप लोग नोटिफाई कर लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी महत्वपूर्ण है, और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की। तो लाला हरदयाल ने, हाँ, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, ज्योतिबा फुले ने की सत्य शोधक समाज की। और ये इम्पोर्टेंट है, इससे पहले आप लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज वगैरह आप लोग देख चुके हैं, जैसे ये आप लोग इम्पोर्टेंट देख चुके हैं। अब ये ऐसी हैं कि आपके लिए थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकती हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में पेपर टफ होता है, तो आपको ये बनना चाहिए। नेक्स्ट है नौजवान सभा की स्थापना किसने की, तो सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो हरिजन संघ की महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने एकमात्र सेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की, कभी कभार पूछा जाता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते हैं। इन्होंने ही नारा दिया था, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की, वी.डी. सावरकर ने की। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, हाँ, और नौजवान सभा की सरदार भगत सिंह ने की। और हरिजन संघ की महात्मा गांधी ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने की, और इन्होंने ही नारा दिया था, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब और जो छूट गई हैं वो हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और एक ही थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे। ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये महत्वपूर्ण है, हम लोग एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दूसरे नंबर पर देखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, उसके बाद देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन, हरिजन संघ हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। तो सबसे पहले है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये स्थापना या संस्थापक कौन था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कभी कभार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यही थे, महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो यही थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाता है कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु शायद महादेव गोविंद रानडे थे, ये भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और उनके गुरु महादेव गोविंद रानडे, तीनों ये मॉडरेट लीडर थे। क्वेश्चन आता है कौन मॉडरेट लीडर है, कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किन्होंने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन से संबंध किनका है? तो सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद खान है, हम चेक कर लेते हैं क्योंकि इनके नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ सर सैयद अहमद खान है, कहीं कहीं और कुछ भी लिखा आता है, सर सैयद अहमद खान। यहाँ पर मोहम्मद भी लिखा आ सकता है कि सर सैयद मोहम्मद खान या सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी और शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फाउंडर भी यही थे। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना दो जनों ने की थी, आत्माराम पांडुरंग और कहीं कहीं पर महादेव गोविंद रानडे भी आ जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग और MG रानडे। और जो वही MG रानडे हैं जिन्हें मैंने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु शायद कहा जाता है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर और प्रारूप समिति के हमारी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। और अलीगढ़ आंदोलन से संबंध था सर सैयद अहमद खान का। प्रार्थना समाज से की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने और महादेव गोविंद रानडे ने। तो अब हम लोग थोड़ा संविधान से रिलेटेड देख लेते हैं, जो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हो जाएंगे। तो मूल अधिकार किस पार्ट में है तो आपको पता है, पार्ट 3 में है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है और पार्ट 3 में है। मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। 12 से 35 तक है, पार्ट 3 में किस देश से लिए गए? कई बार बता चुका हूँ, USA से या अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार 12 से 35 पार्ट 3 USA। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 में क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम लोग दिख रहे हैं। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत। हिंदी में आप लोग लिख लीजिए अस्पृश्यता का अंत इसी आर्टिकल के थ्रू किया गया है, या छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं। वो किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है संविधान के? तो आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत किस में किया गया है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। जो SC/ST एक्ट है वो भी शायद इस आर्टिकल से रिकमेंड होकर बना है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है। और आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत किया गया है। और आर्टिकल 21 महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। जीने का अधिकार जो हम लोगों को है वो आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 32 महत्वपूर्ण है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है।
संविधान की आत्मा या सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में, और राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है? तो निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार में काफ़ी अधिकार आपके और शामिल हो जाते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। अब हम लोग देखते हैं और आगे नेक्स्ट है DPSP कहाँ तक है? तो DPSP आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। किस देश से ली गई हैं? आयरलैंड से, और आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। तो ये सब आपको पहले से पता है कि DPSP किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में है DPSP, और पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी। तो DPSP आर्टिकल 36 से 51 तक में है, आयरलैंड से ली गई हैं, पार्ट 4 में है। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बनता है UCC किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44। UCC का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। ये किसका पार्ट है? ये क्वेश्चन बनता है तो DPSP का पार्ट है। नेक्स्ट है वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्त आयोग। ये पूछा जाता है, एंट्रेंस में पूछे जाने की संभावना है, खासकर LLB BA LLB वाले स्टूडेंट ध्यान दें। तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? ऑप्शन दे देंगे 270, 280, 290 और 300। तो वित्त आयोग है 280 में। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 5 से 6, और यही आर्टिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 280। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, DPSP 36 से 51, फंडामेंटल राइट 12 से 35। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? संविधान संशोधन से प्रोविजन किस आर्टिकल में ये क्वेश्चन बनता है? तो वो है आर्टिकल 368। अब आप लोग मुझे बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो हम लोगों ने कई बार देखा था साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका का यह कंट्री है। तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी, या जो राज्य में जो इमरजेंसी लगाई जाती है संवैधानिक विफलता के कारण, वो किस आर्टिकल के थ्रू लगाई जाती है? तो वो है आर्टिकल 356। 356 में जो आप स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, ये राज्यों में लगाई जाती है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण, तो वो आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है। तो DPSP 36 से 51 तक हैं, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, पार्ट 4 में है। अब उसका एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 44, और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, एक DPSP का पार्ट है। नेक्स्ट है वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 368 है। स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? 356 में। अब इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, भारत में कितने प्रकार की लगाई जाती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, लेकिन हम लोग इसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। इसका नाम है फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे इकोनॉमिक इमरजेंसी भी कभी कभार कहते हैं। तो इमरजेंसी मतलब आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिया है? तो बोलिएगा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसे बीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभार कह देते हैं। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, ये पूछा जाता है। तो इमरजेंसी 3 प्रकार की लगती है भारत में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। एक क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगी? अभी तक नहीं लगी। और ये स्टेट इमरजेंसी फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये कई बार लग जाती है। और लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो अभी तक भारत के इतिहास में 3 बार लगी है। 1962 में लगी थी, 1971 में लगी थी, और 1975 में लगी थी। अब 62 में क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 71 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और 1975 में
ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण 1975 में लगाई गई। तो क्वेश्चन इमरजेंसी से बनते हैं, देख लीजिए। इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, स्टेट इमरजेंसी राज्यों में लगाई जाती है, और नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी है। 62 के युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन यह बनता है 1962 में कौन कौन देशों के बीच युद्ध हुआ? भारत और चाइना। 1971 में भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश 1971 में बना था। 1975 में इंटरनल इमरजेंसी, ये जून में लगी थी, शायद 25 जून को लगी थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अब हम लोग देखते हैं आगे के। तो इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 62 में भारत चीन युद्ध, 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। अब हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट 3, पार्ट 4 संविधान का, पार्ट 4A, पार्ट 18, पार्ट 20। तो ये आपको पढ़ना है बस। यही पार्ट जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान के पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4A में क्या है, पार्ट 18 में क्या है, या पार्ट 20 में क्या है। तो 3 में आपको पता है फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार है, 12 से 35 तक हैं, अमेरिका से लिए गए, यहाँ पर लिख लीजिए। पार्ट 4 में क्या है? DPSP है, 36 से 51 तक हैं, आयरलैंड से लिए गए। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और ये 51A में है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्वेश्चन आता है 11 हैं। संविधान लागू हुआ, जब 42वें संविधान संशोधन से इन्हें जोड़ा गया, जब 1976 में 10 थे, 11वां जोड़ा गया 2002 में, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में जोड़ी गई। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 20 में है अमेंडमेंट। पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में? 12 से 35 किस देश से? USA से। नेक्स्ट है पार्ट 4 किस देश से? DPSP किस देश से? आयरलैंड से, 36 से 51। नेक्स्ट है पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11 हैं। किस देश से? रसिया से, रूस की राजधानी मॉस्को। आर्टिकल 51A 11 हैं। जब 1976 में कितनी थी? 10 थी। 11वीं कब जोड़ी गई? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन, कितने प्रकार की लग सकती है भारत में? 3 प्रकार की। अभी तक लगी है 2 बार की इमरजेंसी प्रोविजन, कभी नहीं लगी। और 3 बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी वो कब कब लगी? एक 62 में युद्ध हुआ था, एक 71 में, और एक 75 में। तो इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिए गए? जर्मनी से। जर्मनी का बीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से भारत में इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए। किस पार्ट में ये क्वेश्चन बनता है? पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। तो ये क्वेश्चन बनता है। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, बर्लिन वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट किस पार्ट में है? पार्ट 20 में है। अमेंडमेंट किस देश से लिए गए? साउथ अफ्रीका से लिए गए। अमेंडमेंट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब हम देखते हैं और कुछ। तो ये आपने देख लिया, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए, रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1951 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल से क्वेश्चन आता है और 8th शेड्यूल से, 7वीं और 8वीं अनुसूची से, 4th शेड्यूल से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है।
7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, चौथी। 7वीं में कितनी लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं। 8वीं में 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। चौथी में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, वो चौथी अनुसूची के तहत है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। 7वीं शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ओनली। नेक्स्ट है भारत रत्न पहली बार कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया था और 3 व्यक्तियों को यह दिया गया था। नेक्स्ट है प्रथम महिला भारत रत्न कौन है? तो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला भारत रत्न है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है प्रथम विदेशी भारत रत्न कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारे और 17 लेक्चर नहीं देखे हैं, 16, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।